सो वेलकम। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है कि ये एक वेज है एंड इट्स हाइट इज एच, ये एंगल थीटा है और इस पे कोई ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है वो स्लाइड कर रहा है। सरफेस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब सारे सरफेस हम फ्रिक्शन लेस लेने वाले हैं। तो वेज का मास कैपिटल M, ये स्मॉल m, ये इधर स्लाइड करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा। पहली बात कि हमें ये देखना है कि ये इधर मूव करेगा ही क्यों। यहां पर चलते हैं। तो देखो आप यहां पर ये ब्लॉक, अगर मैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखूं, वेज के फ्री बॉडी डायग्राम को, तो आप देखोगे ये वाला जो स्मॉल m है इसके ऊपर एक नॉर्मल एक्शन एक्सर्ट करेगा इधर, ये भी उस पर करेगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अब यहां देखो कि स्मॉल m इसके ऊपर एक नॉर्मल एक्शन लगा रहा है, सही बात है भाई। तो इसको मैंने पहले से रिड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा टाइम बची, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहां पर इधर की तरफ नॉर्मल एक्शन लग रहा है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इधर आ जाएगा r cos 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, इधर आ जाएगा r sin 90 माइनस थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं, इस वेज के ऊपर इस डायरेक्शन में r sin थीटा ये कंपोनेंट लग रहा है। जो स्मॉल m ब्लॉक है उसके नॉर्मल रिएक्शन का इधर कंपोनेंट लग रहा है। इसकी वजह से इधर की तरफ, राइट की तरफ ये वेज मूव करने वाला है। ये तो एक तरीका है सीखने का, समझने का। एक और तरीका बताते हैं कि ये जो है स्मॉल m इधर स्लाइड कर रहा है, यहां से ऐसे स्लाइड करते करते किसी टाइम पर यहां पर आया कोई वेलोसिटी v, ओके। तो अब मैं इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, इसको भी, ठीक है। और मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम हो जाएगा स्मॉल m का। तो चलो जी देख लेते हैं, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो इधर की तरफ स्मॉल m का मोमेंटम का कंपोनेंट होगा mv cos थीटा, इधर की तरफ। अब क्या है, क्या इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई नेट फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है, इस सिस्टम का नेट मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। इसका मतलब क्या है, इस बॉडी पे स्मॉल m पे अगर कुछ मोमेंटम इधर है तो इस कैपिटल M पे भी कुछ मोमेंटम इधर होना चाहिए, कोई वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, ओके। तो यहां पर क्या है कि ये हम देख रहे हैं कि ये वाला ब्लॉक वास्तव में इधर जा रहा है, बट इसके मोशन का कुछ कंपोनेंट इधर है, इसके मोमेंटम का कुछ कंपोनेंट इधर है। तो इसका मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। क्यों? पहले जब वो स्लाइड नहीं हो रहा था तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका नेट मोमेंटम पहले जीरो था, और इस सिचुएशन में अभी भी जीरो ही होना चाहिए, बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो। तो अगर इसका कुछ मोमेंटम इधर हॉरिजॉन्टल में है तो इस वाले का इधर होना चाहिए भाई, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी नेट मोमेंटम जीरो होगा। तो दोनों ही तरीके से हमने ये सीख लिया कि ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो वेज है वो राइट की तरफ मूव करने वाला है। सही बात, ठीक है। अब जरा कहानी को आगे ले चलते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं कि भाई कुछ और भी निकाला है। क्या निकाला है कि ये जो वेज जा रहा है, ये वाला वेज ये राइट की तरफ मूव करेगा, ये हमें पता चल गया। कितना मूव करेगा ये इधर, जबकि ये स्मॉल m ब्लॉक यहां पर आ जाएगा। चलो देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात, सेंटर ऑफ मास। तो कोई एक सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया, तो m1 x1 प्लस m2 x2। अगर दो पार्टिकल है ये, बाकी तो और भी जोड़ सकते हैं। तो यहां पर m1 प्लस m2 ऐसा आ गया। अब क्या होता है कि एक सिस्टम है जिनमें कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, फिलहाल मैंने यहां पर दो ले लिए, ठीक है। x कोऑर्डिनेट x1, y1 x2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो भाई हमने वैसा लिख लिया। अब क्या होता है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, बाहर से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जो m1 और m2 मूव होकर के इधर उधर कहीं चले जाते हैं। जैसे यहां पर भी
कैपिटल एम मूव होके इधर आ रहा है, स्मॉल एम मूव होके उधर जा रहा है। तो फाइनली थोड़ी देर के बाद अब उनके कोऑर्डिनेट्स कुछ और हो जाते हैं। मान लेते हैं कि भाई x1 डैश और x2 डैश इनके x कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो अब सेंटर ऑफ मास होगा m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश होगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा होगा। फिर से अब यहां पर देखो एक बहुत मजे की बात यह है कि अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी चेंज नहीं होंगे, ना एक्स कोऑर्डिनेट, ना वाई कोऑर्डिनेट, ना जेड कोऑर्डिनेट, कोई कोऑर्डिनेट नहीं, या तो खैर एक्स कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा। सो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। मैं तो अक्सर सेंटर ऑफ मास 0 ही मान लेता हूं कोऑर्डिनेट, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं होता इनमें कि कहां पे है सेंटर ऑफ मास ये हो, तो जहां पर भी होगा कहीं पर भी होगा उसको मैं ओरिजिन ही मान लेता हूं, ये मैं अक्सर करता हूं। बट चलो यहां पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का ये रहा, और एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का थोड़ी देर के बाद जब पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर गए होंगे, नए पोजीशन पे चले गए होंगे, तब ये होगा। ठीक, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट एक्सटर्नल फोर्स ही 0, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला। तो मैं चाहूं तो इक्वेट भी कर सकता हूं। ठीक है, 0 मान लेते तो और आसानी से होता, खैर कोई बात नहीं, इक्वेट ही कर लेते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं O1 and 2। तो फ्रॉम O1 and 2 वी कैन से क्या, तो M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 x1 डैश M2 x2 डैश डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। चलो इनको इधर ले चलते हैं, चलो ले चलते हैं, एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन नंबर ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा M1, ठीक है, x1 माइनस x1 डैश प्लस M2 x2 माइनस x2 डैश डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, ये चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, तो यहां पर लिख सकता हूं क्या, M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0। तो बताइए क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये कब अप्लीकेबल है,